नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम व्याकरण अनुवाद विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सिर्फ वही तथ्य शामिल किए जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, अर्थात भर्ती परीक्षाएं होती हैं जो शिक्षक की उनमें पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं जिससे नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि, इसके प्रवर्तक हैं श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अर्थ देखिए, इस विधि में प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में उस पाठ में आए हुए व्याकरणिक अंगों यथा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का संक्षिप्त विवेचन किया जाता है। मतलब जो पाठ है वो अध्यापक पढ़ा रहा है, व्याकरण से संबंधित जो भी अंग या व्याकरण के प्रकरण उस पाठ में आए हैं उनका संक्षिप्त छोटे रूप में है वो विवेचन छात्रों को करवा दिया जाता है। भाषा का वर्गीकरण करके उसे सरल पद्धति में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाया जाता है, परंतु व्याकरण के सरल नियमों व रूपों का ज्ञान है वो अवश्य करवाया जाता है। अब देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि के चरण। व्याकरण पाठ, इसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण के सरल नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है तथा अभ्यास किया जाता है। यानी हिंदी व्याकरण है, उसके नियम हैं, उसको सरल भाषा में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और अभ्यास करवाया जाता है। नंबर 2, हिंदी से अन्य भाषा यानी संस्कृत या अंग्रेजी में भी अनुवाद का अभ्यास करवाया जाता है। मतलब हिंदी में जो अपन कुछ पढ़ा रहे हैं उसका दूसरी भाषा में अनुवाद का अभ्यास भी छात्रों को करवाया जाता है। नंबर 3, अन्य भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद का अभ्यास। अन्य भाषा यानी संस्कृत और अंग्रेजी, उसके द्वारा है हिंदी में जो अभ्यास है उसका अनुवाद करके वो भी छात्रों के समक्ष है वो प्रस्तुत किया जाता है। ये व्याकरण अनुवाद विधि के कुछ चरण थे। अब गुण देखिए, यह विधि शीघ्रता से भाषा 2 का ज्ञान करवाती है। मतलब द्वितीय भाषा जिसको कहा जाता है उसका ज्ञान भी इस विधि के द्वारा होता है। नंबर 2, अल्प समय में भाषा का अधिक अभ्यास हो जाता है। मतलब समय कम लगता है इसमें, इसलिए अधिक भाषा का अभ्यास मतलब दूसरी जो भाषाएं हैं उनका भी अभ्यास इसके द्वारा करवाया जाता है। नंबर 3, इस विधि में रटने की आवश्यकता नहीं है। मतलब व्याकरण के अंग हैं वो पहले ही समझाए जाते हैं। नंबर 4, इस विधि में छात्रों को चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि पूर्व निर्मित सूत्रों के आधार पर कार्य करवाने का अवसर मिलता है। अब देखिए, इसके कुछ दोष या कमियां हैं। पहली है, व्याकरण की ही प्रधानता होने के कारण पठन पाठन नीरस एवं रुचिविहीन हो जाता है। ये इसका दोष है, इसकी कमी है। मतलब व्याकरण को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिसके कारण है वो वातावरण है, पठन पाठन है वो नीरस या रुचिविहीन। नंबर 2, भाषाई कौशल का विकास नहीं करती। मतलब एक व्याकरण ही नहीं होता, भाषा के अंतर्गत अन्य अंग भी होते हैं जिनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे क्या होता है भाषाई कौशल का विकास नहीं होता है। नंबर 3, भाषा के अध्ययन के लिए केवल व्याकरण ही केंद्र बिंदु नहीं होता है। नंबर 4, व्याकरण के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक अंगों की उपेक्षा कर दी जाती है, यानी अवहेलना कर दी जाती है। विशेष तथ्य देखिए इसके कुछ। नंबर 1, माध्यमिक स्तर पर उपयोगी। मतलब ये बड़ी कक्षाओं के लिए है। 9 से 12 की जो कक्षाएं होती हैं, 9, 10, 11 और 12, उनके लिए काफ़ी उपयोगी ये विधि जो व्याकरण अनुवाद विधि है वो मानी जाती है। नंबर 2, सैद्धांतिक व्याकरण तथा वाक्य रचना का ज्ञान इसमें करवाया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही व्याकरण अनुवाद है तो व्याकरण पर ही वो जोर रहता है। नंबर 3, मुख्यतः भाषा शिक्षण न होकर व्याकरण शिक्षण पर जोर दिया जाता है। भाषा का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और व्याकरण पे दिया जाता है। 4, इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।